नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। न्यूज रूम लाइव में आज हम बात करेंगे करगिल विजय दिवस की। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एडवाइजरी की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर होगी, साथ ही नजर होगी देश विदेश की तमाम खबरों पर। लेकिन फिलहाल न्यूज रूम लाइव में वक्त है हेडलाइंस का। जाकिर ने उठाई मीडिया पर उंगली, कहा आतंक का समर्थन नहीं किया कभी। दयाशंकर के मामले पर सपा और बसपा की मिली भगत, कहा जरूरत पड़ी तो दयाशंकर की पत्नी स्वाति सिंह को लड़वाएंगे चुनाव। नरसिंह यादव के डोपिंग विवाद पर बोले पीएम मोदी, डब्ल्यूएफआई से मांगी रिपोर्ट। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रतिबद्ध मोदी सरकार। सरकार ने पाकिस्तान में अपने राजनयिकों से कहा वहां के स्कूलों में बच्चों को पढ़ने न भेजें। हेडलाइंस के बाद न्यूज रूम लाइव में हम खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सिलसिलेवार ढंग से एक एक करके खबरों की तरफ हम रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज करगिल विजय दिवस की। आज करगिल विजय दिवस के 17 साल पूरे हो गए। इसी करगिल विजय दिवस की 17वीं साल पे ज्यादा अपडेट्स के लिए तमाम खबरों पर रणधीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणधीर, आज 17 साल करगिल विजय दिवस को। जी शाकिर, ये बहुत ही खुशी का पर्व, मतलब पर्व की तरह मनाते हैं हमारे यहाँ करगिल विजय दिवस को। इस दिन आज से 17 साल पहले 26 जुलाई 1999 को जब पाकिस्तान ने भारत की कुछ जगहों पे घुसपैठ करके उन्हें हथिया लिया था, तब करीब 60 दिनों से भी ज्यादा दिनों की लड़ाई लड़कर हमारे करीब 30,000 सैनिकों ने करगिल पे विजय पाई थी, और इसलिए इसे हम विजय दिवस के तौर पे मनाते हैं। पाकिस्तान लगातार हर जंग में भारत से हारता रहा और कहीं ना कहीं वो इस परोक्ष युद्ध जो आतंकवाद के जरिए वो हमसे लड़ता है उसमें भी वो कहीं ना कहीं पीछे है। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। कभी कश्मीर और कभी अपने आतंकवादी गुटों के जरिए वो इस तरह भारत में हरकतें करता रहता है। अब जिस तरह से भारत की तरफ से कड़ा रुख अपनाया गया है, क्या लग रहा है कि पाकिस्तान अब सिर्फ अपने आतंकवादी मुल्क का जो ठप्पा उस पर लगने वाला है उसको लेकर कितना सजग है? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अभी कुछ भी करने की हालत में है, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ पीठ पीछे वार कर सकता है, जैसा कि अब तक हमने देखा है। आप अगर बात कर लें नवाज शरीफ की, तो वो तो आपके जब प्रधानमंत्री मोदी के सामने होते हैं तो लगता है कि उनसे अच्छा कोई दोस्त नहीं उनका, लेकिन जैसे ही वो पीछे जाते हैं आग उगलने लगते हैं। और उन्होंने आतंकवादियों को, घुसपैठियों को अपने यहाँ पनाह दे रखी है, और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। साथ इसी को लेकर यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स ने भी उन्हें संभल कर रहने को कहा है। उनसे कहा है कि जल्द से जल्द वो आतंकवाद का साथ छोड़ दें, और यही उनके लिए अच्छा भी होगा। हमें भारत को तमाम तरह की सूचनाएं हैं और सब चीज पता है कि आतंकी सरगना पाकिस्तान में है, तमाम तरह के कैंप वहां चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद आप क्या देखते हैं कि जिस तरह भारत की तरफ से बार बार एक शांति बहाली की कोशिश की जाती है, बार बार वार्ता की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके नतीजे में भारत को किसी न किसी आतंकी हमले का सामना करना पड़ता है। अब जरूरत आन पड़ी है कि भारत एक सख्त रुख अपनाए पाकिस्तान के साथ। जी बिल्कुल, सख्त रुख अपनाने की जरूरत तो है, और मोदी सरकार के आने के बाद इसकी उम्मीदें भी लगाई जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए सरकार की, तो सरकार की अपनी कुछ बंदिशें होती हैं। आप अचानक से किसी देश के ऊपर हमला करके उसे जीत नहीं सकते, या ऐसा कुछ कर नहीं सकते जब तक उनकी तरफ से वैसी कोई पहल ना आए। आज तक हमने सिर्फ घुसपैठ और आतंकवाद देखा है जो चोरी छिपे की जाती है। तो उसके लिए हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि हम खुद को बचाए रख सकते हैं। उसके लिए हम अपनी तरफ से तैयार रह सकते हैं। अगर ऐसा कोई मौका आता है तो हम अपनी तरफ से इतने तैयार रहें कि कोई हमारा बाल भी बाका ना कर सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणधीर। आज एक बहुत बड़ा दिन भारतीय फौज और भारतीयों के लिए 17 साल हो गए इस बेहतरीन कार्रवाई। भारतीय फौज ने जिस
मजबूती के साथ मोर्चा संभाला। उसके बाद आतंकियों ने अपने पैर पीछे खींचे। पाकिस्तान बार बार शिकस्त खाता है भारतीय फौज की बहादुरी के सामने, लेकिन अपनी दगाबाजी से बाज नहीं आता। चलिए बात करेंगे डोपिंग टेस्ट में फंसे नरसिंह यादव की। नरसिंह यादव पर जिस तरह से डोप टेस्ट में वो फेल हुए, उसके बाद तमाम तरह के बयानात आए कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उनके कोच की तरफ से ही बयान आया, उसके बाद नरसिंह यादव भी सामने आए और उन्होंने भी यही कहा। लेकिन इसके बाद जिस तरह से कुश्ती संघ, भारतीय कुश्ती संघ भी सामने आया और उसने भी ये कहा कि कहीं ना कहीं साजिश हो सकती है। आप दखल सीधे प्रधानमंत्री की तरफ से हुई है। कितनी उम्मीदें बची है नरसिंह यादव को रियो ओलंपिक जाने के लिए? इन तमाम बातों पे अपडेट्स के साथ कार्तिक, क्या कुछ हो सकता है? नरसिंह यादव के लिए कितनी उम्मीद बची है और क्या प्रधानमंत्री की दखल हुई? उम्मीदें तो अब नहीं जा सकेंगे, ये क्लियर हो गया कि डोपिंग टेस्ट में फंसे हैं। उन्होंने कहा है कि उनके सूत्रों के मुताबिक उनके खाने में सफेद पाउडर मिलाया गया था और उनका जो रूममेट है संदीप, उनके खाने में भी सफेद पाउडर मिलाया गया था। यानी कि उनके रूममेट का भी जो डोप टेस्ट हुआ वो भी पॉजिटिव आया है। तो इसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो कल खबरें आई कि उन्होंने भी इस पे रिपोर्ट मांगी है, उस पे क्या अपडेट्स हैं? उन्होंने कहा है कि जांच के बाद उनको रिपोर्ट चाहिए, पहले जांच करवाएंगे उसके बाद उनको रिपोर्ट चाहिए उनको। लेकिन इस साजिश के बाद अगर ये रिपोर्ट आ भी जाती है, उसमें साबित भी हो जाता है कि ये साजिश थी, लेकिन रियो ओलंपिक में अब भारत की तरफ से कौन जाने वाला है? क्योंकि आपने जिस तरह से बताया कि अब साफ हो गया है कि रियो ओलंपिक में वो तो नहीं जा रहे। नरसिंह यादव पर अस्थायी निलंबन होने से ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व 119 खिलाड़ी करेंगे। 119 खिलाड़ी करेंगे, लेकिन अभी स्थिति साफ नहीं है कि कुश्ती में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। चलिए, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे जिस तरह से हम लगातार बात करते हो, तमाम खबरें जुड़ी रहती है आतंकवाद और इन तमाम चीजों के बीच जिस तरह से अपडेट्स हुए, जिस तरह से गतिविधियां चली हाल के दिनों में, उसको लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई अपने राजनयिकों को जो पाकिस्तान में हैं कि वो अपने बच्चों को लेकर सजग रहे और वहां के जो पाकिस्तान के स्कूल्स में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं उसको लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई। इन तमाम बातों पर किस तरह से पाकिस्तान में राजनीतिक देख रहे हैं और किस तरह से ये एक राजनीतिक कदम हो सकता है, कूटनीतिक कदम हो सकता है भारत की तरफ से, कितना अंदेशा, कितना बड़ा खतरा है सुरक्षा को लेकर राजनीतिकों की, इस सब तमाम जानकारी के साथ स्मिता हमारे साथ है। स्मिता, ये जो एडवाइजरी जारी की गई, क्या समझा जाए कि कोई बड़ा खतरा भारतीय राजनीतिकों के ऊपर पाकिस्तान में? जी, कई दिनों से जिस तरह के हालात चल रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, हम आप भी देख रहे हैं लगातार भारत की तरफ से, मतलब भारत तो हमेशा उनके लिए मैत्रीपूर्ण भावना के साथ अपना पक्ष तो रखता है, लेकिन पाकिस्तान का जिस तरीके का रुख है और कश्मीर जो हिंसा हुई उसमें जिस तरीके का रोल निभाया पाकिस्तान ने, उसके बाद से जो हमारी कूटनीति है, जो हमारी विदेश नीति है, उसके तहत ऐसी समीक्षा की गई। विकास स्वरूप का आप स्टेटमेंट देख लीजिए, जो विदेश प्रवक्ता जो विकास स्वरूप है, उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है। एक जो वहाँ के हमारे स्टाफ्स हैं, जो हमारे वहाँ के राजनयिक कर्मचारी स्टाफ्स हैं, हमने उनके साथ एक जो नीति होती है, उन नीतियों की जो समीक्षा की, उसके तहत ये निकल कर आया कि इस तरीके का प्रावधान हम ला सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को इस बात पे जरा भी विश्वास नहीं रह गया है कि पाकिस्तान में वो सुरक्षित हैं या उनके बच्चे सुरक्षित हैं, क्योंकि खुद हम देखते हैं कि उनके अपने बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है। अभी कुछ पिछले साल की बात है जब पाकिस्तान के स्कूल में इतनी बड़ी घटना हुई थी, तो सबको देखते हुए उन्होंने इस तरीके की एक समीक्षा की है। समीक्षा के बाद ये एक औपचारिक नहीं कहेंगे, इसे एक ऐलान किया है, एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि जो वहां के राजनयिक हैं वो वहां के स्कूल में अपने बच्चों को ना पढ़ाएं। आपको मैं ये भी बता दूं कि अभी वहां के राजनयिक जो हैं वो कम से कम 50 ऐसे बच्चे हैं जो पाकिस्तान में पढ़ते हैं और पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं वहां पे पढ़ते हैं। तो जिस तरह से कल सुषमा स्वराज ने जिस तरह से जवाब दिया था पाकिस्तान को कश्मीर को लेकर, जिससे नवाज शरीफ का स्टेटमेंट आया था कि वो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनता देखना चाहते हैं, उसके बाद जिस तरह तल्ख तेवरों के साथ सुषमा स्वराज सामने आई थी, उसके बाद खतरा ज्यादा बढ़ गया था। सीधे राजनीतिक स्तर पे भी और दोनों मुल्कों की हुकूमतों के स्तर पे भी इस तरह तलखी बढ़ने की वजह से क्या ये अंदेशा था कि इसके बाद आतंकी संगठन जो
लगातार पाकिस्तान की सरकार की मदद करते हैं वो कुछ ना कुछ कोई नापाक हरकत कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप पिछले दिनों से आप देख लो, हाफिज सईद जो हैं, जो कि घोषित पाकिस्तान मतलब आतंकवादी तो वो हैं ही, वो हम सबको पता है, वो पाकिस्तान माने या ना माने, लेकिन हम पिछले समय से देख रहे हैं जिस तरीके से हाफिज सईद की जो पैठ बढ़ रही है पाकिस्तान में, और वो जो खुलकर वहां से बोल रहे हैं, जहां उस जगह से बोल रहे हैं जहां नवाज शरीफ जब वो बीमार थे, उनका ऑपरेशन हुआ था, वो घर पे आराम फरमा रहे थे, उस दौरान उसने उस जगह से जाकर बोला था जहां पर एक राजनायिक, एक राजतंत्र के लोग बोलते हैं, वहां से हाफिज सईद जो कि एक आतंकवादी है उसने बोला था। तो इसको देखते हुए तो भारत को यह अंदेशा हो ही गया है कि जो स्थिति है वो सामान्य नहीं है, वो एक शीत युद्ध की स्थिति तो चल रही है, और ये आतंकवादियों के लिए इस वक्त बहुत ही अच्छा माहौल है, क्योंकि अब वो भारत पे किसी भी तरीके का हमला कर सकते हैं। चलिए, भारत की तरफ से एडवाइजरी अपने राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर, और हो भी क्यों ना, पाकिस्तान जैसा मुल्क जो लगातार भारत की दोस्ती के बदले में अपनी दुश्मनी पेश करता है, तो वहां पर सुरक्षा के तो इंतजाम करने ही पड़ेंगे और सजग भी रहना होगा। चलिए अब बात करेंगे भारतीय राजनीति की। कल राजनाथ सिंह की तरफ से एक बयान आया जिसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ओबीसी आरक्षण में किसी तरह का फेरबदल नहीं करने जा रही है, उसके लिए प्रतिबद्ध है। तमाम तरह के आरोप थे कि जिस तरह से आरएसएस के मोहन भागवत और अन्य नेताओं की तरफ से आरक्षण को लेकर जो स्थिति बनी थी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने कहा कि किसी तरह के आरक्षण पे कोई खतरा नहीं है। उसके बाद राजनाथ सिंह का यह बयान कि ओबीसी आरक्षण को लेकर उन्होंने जिस तरह से जो बातें कही, उसी बातों पर तमाम अपडेट्स के साथ प्रीति हमारे साथ हैं। प्रीति, राजनाथ सिंह की तरफ से जो ये बयान आया है, जो उन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा, उस पर क्या अपडेट्स है, क्या कुछ कहा है राजनाथ सिंह ने? राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि हम आरक्षण में क्रीमी लेयर से संबंधित जो भी परिवर्तन होगा उसके लिए केंद्र सरकार तैयार है। और ये जो ये क्रीमी लेयर वाला जो चल रहा है, ये हमारे टाइम से नहीं है, ये एक यूपीए सरकार से है, 2004 से है। लेकिन इसका मकसद केवल यही होता है कि जो अभ्यर्थी हैं, जो यूपीएससी में पास करे जाते हैं अभ्यर्थी, उनसे एक प्रक्रिया है जो हम इसका पालन कर रहे हैं, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। कल शून्यकाल के दौरान जब एसपी नेता और राजद ने इस तरीके के आरोप लगाए थे कि बीजेपी भी कांग्रेस की तरह ही कर रही है, ये मतलब उनका साफ साफ ये कहना था। वो तो आरोप सही साबित हुए, जिस तरह राजनाथ सिंह ने कहा कि हम उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं जो यूपीए ने किया। तो ये बात तो साबित हो रही है कि उनका भी पॉलिसी आरक्षण को लेकर वही है जो यूपीए गवर्नमेंट की थी। जी जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो पॉलिसी यूपीए ने अपनाई थी वही ये कर रही है। यही विपक्षियों का यही कहना है कि वो इस तरीके, कांग्रेस और बीजेपी एक ही पाले के हैं, तो वो मतलब उनका ये कहना है कि ये ओबीसी के विरोध में जा रहा है सब कुछ। उनको एक तरीके से ये हतोत्साहित कर रहे हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर। लेकिन सरकार का यहाँ पर ये कहना है कि हम ओबीसी को किसी भी तरीके से हम परेशान नहीं करेंगे। उनके अभ्यर्थियों से जो भी पूछताछ की जा रही है वो नॉर्मल प्रक्रिया है, और उसके तहत हम ओबीसी के साथ कभी भी अन्याय नहीं होने देंगे। चलिए, भारत में आरक्षण को लेकर तमाम आंदोलन देखे, इतने बड़े आंदोलन, तमाम लोगों ने आत्मदाह तक किया, और इस आरक्षण की आग राजनीति में ऐसी फैली है कि इससे आगे राजनेता सोचने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तमाम मुद्दे हैं, लेकिन आरक्षण के आसपास ही, इर्द गिर्द ही जातीय राजनीति और आरक्षण घूमता रहता है। चलिए अब बात करेंगे उस खबर की जो एक अच्छा संदेश देती है, जहां एलपीजी में सब्सिडी डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में, उपभोक्ताओं के अकाउंट में आ रही थी, जिसको आधार कार्ड से जोड़ने के बाद। लेकिन अब खबर यह है कि केरोसिन को लेकर भी सरकार इस तरह की पहल करने जा रही है। क्या कुछ है केरोसिन को लेकर और उसकी सब्सिडी को लेकर, हमारे साथ अंकिता, क्या अपडेट्स है? केरोसिन जिस तरह से सिलेंडर हम एलपीजी को लेकर देख रहे थे, एलपीजी को लेकर डायरेक्ट जो सब्सिडी थी वो अकाउंट में जा रही थी। अब कुछ खबर ये आप जो बता रही हैं कि उसके मुताबिक केरोसिन पे भी जो सब्सिडी है वो लोगों के अकाउंट में जाएगी, यानी केरोसिन भी सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज दो कैटेगरी में मिलने वाला है। बहुत दिन दूर नहीं है कि जब रसोई गैस की सब्सिडी की तरह केरोसिन की भी सब्सिडी सीधे गरीबों के खातों में जाएंगी। और इसके लिए सरकार ने एक पायलट योजना पूरे देश में बनाया है। पायलट योजना ये पूरे देश में बनाया जिसमें 33 जिलों के लिए ये योजना बनाई जा रही है। और जो राज्य हैं वो छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। चले, इस पायलट योजना की कामयाबी देखनी होगी, जिसके बाद केंद्र सरकार इसको देश में अन्य जगहों पे भी लागू करेगी। डायरेक्ट टैक्स अमाउंट उपभोक्ताओं के बैंक
अकाउंट में जाएगा, जिसके बाद सब्सिडी को लेकर जो एलपीजी पे जारी थी वो अब केरोसिन पे भी लागू होगी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश की राजनीति का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं खो चुकी कांग्रेस, जो गुम हो चुकी थी, अब एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ी है। राज बब्बर का चेहरा आगे किया, शीला दीक्षित का चेहरा आगे किया, और इस उम्मीद के साथ कि लोग उनके साथ जुड़ेंगे और 27 साल का वनवास कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में खत्म होगा। एक यात्रा शुरू करी इन्होंने दिल्ली से, बस यात्रा जो कानपुर तक पहुंची है। इस पर तमाम अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं शरद। कांग्रेस ने जो बस यात्रा दिल्ली से शुरू की वो कल कानपुर पहुंच गई। कानपुर में तमाम तरह के बयानबाजी हुई और जिस तरह से हमने रूट देखा, गाजियाबाद, हापुड़ होते हुए, बरेली, रामपुर होते हुए ये अब कानपुर पहुंची है। हर जगह रैली उन्होंने की, वहां पर तमाम समर्थक इनके इकट्ठा हुए और सीधे निशाना सपा सरकार और केंद्र सरकार पर। कल क्या हुआ कानपुर में, आपको बता दें, 27 साल यूपी बेहाल के नारे के साथ दिल्ली से जो कांग्रेस ने अपनी रैली निकाली थी, वो रैली कल रात 11 बजे के करीब कानपुर पहुंची। और कानपुर पहुंचने के बाद शीला दीक्षित ने वहां पे कहा कि 27 साल से जो बीजेपी, सपा और क्या नाम है, बसपा ने जो सरकार बनाए हैं, अपने राज किए हुए हैं 27 साल जो यूपी में, वो कहीं यूपी को आगे बढ़ाने की जगह वो यूपी को पीछे लाए हुए हैं। वहां पे विकास के नाम पे 27 साल में कुछ नहीं हुआ है। और उन्होंने एक बयान भी दिया कि यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में बीजेपी चौथे स्तर पे जा रही है और इस बार विधानसभा 2017 के चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है। पिछला इलेक्शन जो विधानसभा का हुआ था उस वक्त भी कांग्रेस ने लगभग ऐसा ही नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि 22 साल हो गए और उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ। तब 22 साल थे, 5 साल अब जुड़ गए, अब 27 साल हो गए। क्या उम्मीद है ये 27 साल का नारा कांग्रेस को उभार पाएगा, इस वनवास से आगे निकाल पाएगा, वनवास खत्म हो पाएगा कांग्रेस का? जैसा आपको बता दें, जो इन्होंने जब मिशन यहां से शुरू किया था दिल्ली से, तो उन्होंने एक नारा दिया था 27 साल यूपी बेहाल। उस समय शीला दीक्षित ने एक अपना स्टेटमेंट शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने बताया कि इस बार जो यूपी का विधानसभा चुनाव 2017 होने वाला वो काफी रोचक होगा। जो अभी 27 साल के कार्यकाल में और जितने बीजेपी, सपा, बसपा ने जो कार्यकाल में और जो भी चुनाव हुए अभी तक 27 साल में, वो इतना रोचक नहीं था। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने दाव पेच तो सारे आजमा रही है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद की दावेदार शीला दीक्षित इस चीज का दावा कर रही हैं कि यूपी में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है। चलिए, उत्तर प्रदेश में राजनीति अभी और रंग लेगी और तरह की चीजें, गतिविधियां आपको देखने को मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़ी दिलचस्प राजनीति, उत्तर प्रदेश से जो निकलता है वही दिल्ली तक पहुंचता है और शायद यही वजह है कि हर राजनेता, हर राजनीतिक पार्टी उत्तर प्रदेश के लखनऊ के सिंहासन को पाना चाहती है। इसी सब चीजों पर एक पार्टी और जो बीजेपी, जिसने अपने एक नेता से नाता तोड़ लिया, लेकिन राजनीतिक मुद्दे ऐसे कि अब घुमा फिरा कर उसी राजनेता के परिवार को बहाना बनाकर एक बार फिर वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सरकार पर हमलावर हो रही है। हम बात करेंगे केशव प्रसाद मौर्य के नए स्टेटमेंट की, जिस पे हमें अधिक जानकारी देंगे स्मिता। केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से सामने आए और उन्होंने स्वाति सिंह के समर्थन में आके बातें कहना शुरू करी। कुछ दिन पहले की बात थी कि जब उनके पति को पार्टी ने निकाल दिया, 6 साल के लिए निष्कासित किया और एक ही संसद में एक सवाल उठा, उसके बाद फौरन कार्रवाई हुई, यानी कि उन्होंने अपने नेता से जवाब भी नहीं मांगा। लेकिन अब क्या मजबूरी आ गई कि एक साथ वो पूरे परिवार के साथ खड़ी हो गई बीजेपी, ये दिखाने के लिए कि हम स्वाति सिंह के साथ है। स्वाति सिंह को आगे किया जा रहा है, लेकिन उनके पति अभी तक गायब हैं, उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आता। जी देखिए, ये मजबूरी नहीं कहेंगे इसे हम, क्योंकि जो स्वाति सिंह को इन्होंने सामने लाया, इससे पहले जब आप देखिए मायावती जब उनको अभद्र जो वर्ड यूज किया था दयाशंकर सिंह ने, उस पे जो मायावती ने जिस तरीके से इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, बल्कि पूरे विपक्ष ने जिस तरीके से बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, उस तरीके से जब हम देखें तो बीजेपी 2-3 दिनों के लिए बिल्कुल बैकफुट पे आ गई। काफी सारी खेद भी व्यक्त किया, खुद अरुण जेटली ने विधानसभा में कहा कि उन्हें खेद है इस बात पे, उन्हें
निलंबित किया गया। तमाम तरीके की जिल्लतें झेली बीजेपी ने 2-3 दिनों तक, लेकिन अचानक से जब वो गायब होते हैं, और हाँ, जब हम देखते हैं कि लखनऊ में जो प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट में जो इस्तेमाल किया गया बैनर, उसमें अभद्र शब्द लिख दिया। मतलब यहां पे बीएसपी ने ये गलती की कि जिस गाली को लेकर बीएसपी आगे आई थी, बीएसपी ने उसी चीज का इस्तेमाल कर दिया, और ये चीज बीजेपी ने जब देखा तो फिर बीजेपी जो कि बैकफुट पे थी वो फ्रंट फुट पे आ गई। और फिर इसमें ज्यादा रोचक बात यह रही कि जो स्वाति सिंह है, जो दयाशंकर सिंह की जो पत्नी है स्वाति सिंह, वो सामने आ गई। उनके सामने आते ही जो कल को जो सिंपैथी का चेहरा लोगों के लिए, मायावती के लिए था, सडनली वो चेहरा स्वाति सिंह पे चला गया। ये काफी रोचक चीजें रही। और उनके साथ जब बीजेपी फ्रंट फुट पे आई है तो बीजेपी को एक मुद्दा चाहिए था जो उनको मिल गया। अब वो स्वाति सिंह को अपने चुनाव का चेहरा बना सकते हैं, ऐसा कल संकेत दिया है केशव प्रसाद मौर्य ने कि अगर हो सके तो वो चुनाव भी लड़ सकती हैं। आप देख लो कि इससे पहले दयाशंकर सिंह का था की भागीदारी थी इलेक्शंस में, लेकिन उन्हें निलंबित कर दिया गया है। तो अब ये दयाशंकर सिंह को तो ला नहीं सकते, इसलिए अब ये स्वाति सिंह को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें बीजेपी का फायदा ही होगा। चलिए, राजनीतिक मजबूरियों के चलते कभी निलंबित किया जाता है, कभी साथ खड़ा हुआ जाता है, तमाम तरह की हलचलें रहती हैं राजनीति में। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी है कि आखिर दयाशंकर सिंह हैं कहां, क्यों नहीं वो अभी तक सामने आए। लेकिन सूत्रों की माने तो खबर यह भी है कि आज दयाशंकर सिंह सरेंडर कर सकते हैं, लगभग कहीं बलिया के आसपास किसी कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश पे ही नजर रहेगी, आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि 13 आईएएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर किया गया है। क्या अधिक जानकारी हमारे साथ शरद एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति पे जो लगातार नजर रखते हैं, उत्तर प्रदेश की हलचलों पे, एक बार फिर शरद, किस तरह का प्रशासनिक फेरबदल है? आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में ये बहुत ही बड़ा बदलाव आया। जो 13 आईएएस अफसरों को उनके बदल करके उनके दूसरे जगह पर उनको पोस्टेड किया गया है, जिसमें से जो अभी चर्चित आ रहा फतेहपुर रामपुर जिला अधिकारी भी बदले गए हैं। लेकिन इसमें कुछ रोचक चीजें ये आ रही है कि इसमें कुछ जो तबादले किए हैं ये संशोधित किए गए थे पहले से ही, यानी कि पहले से ट्रांसफर थे, उनको फिर चेंज किया गया, ये नई जो अपडेट आ रही है इस हिसाब से। और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसमें यही हो रहा है। और इसमें लोगों का भी मानना ये आ रहा है कि ये जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसमें ये जो 13 नए और काफी बड़े इसे 13 जो आईएएस के तबादले किए गए, ये काफी बड़ा ये एक मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में इस तरह के भ्रष्टाचार कुछ नहीं है। परिवहन निगम का भ्रष्टाचार आपने देखा, देश में और भी बड़े बड़े घोटाले, कुछ लोग जो बैंकों का कर्जा लेकर देश से बाहर भाग जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं विजय माल्या की। विजय माल्या को लेकर एक बार फिर नए अपडेट्स आ रहे हैं। जैसे कल खबर आई थी कि कुछ नीलामी उनके विला में, किंगफिशर विला से होने वाली है कुछ गाड़ियों की, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी नोटिस को लेकर अपडेट्स हैं। प्रीति, किस तरह का ये नोटिस है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जा रहा है विजय माल्या को? विजय माल्या के लिए मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। कल उनकी जो विला में 9 लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी, उनकी नीलामी के लिए एसबीआई ने तारीख भी तय कर दी है। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा झटका ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है और उनको 4 हफ्तों में जवाब मांगा है और यहाँ पर पेश होने के लिए कहा है। तो जो विजय माल्या हैं, इससे पहले विजय माल्या के और भी नोटिस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा कारण नहीं पता लग सका है कि वो विजय माल्या भारत वापस आ सके। तो कल जो भारतीय स्टेट बैंक है उसके संघ ने एक याचिका दायर की थी, तो उसमें कहा गया था, पीठ से कहा गया था कि भाई जो विजय माल्या की जो भी संपत्ति है उसके बारे में वो हमारे साथ बहुत कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो गलत दी है। और उन्होंने कोर्ट से ये भी कहा था कि जो उन्होंने कर्जा लेकर जो भागे हैं वो जनता का पैसा है। तो इससे पहले भी विजय माल्या के खिलाफ अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया था कि वो संपत्ति का पूरा ब्यौरा दे, लेकिन उन्होंने ब्यौरा नहीं दिया था। चलिए, विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक और नोटिस, इस तरह के तमाम तर नोटिस इन लोगों को मिलते हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है उस नतीजे पे हमें जाना होगा। कोई नतीजा नहीं। बैंक इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं और तमाम तरह की याचिकाएं दायर कर रहे हैं, लेकिन ये बैंक उस वक्त कहां थे जब विजय माल्या को ये लोन दे रहे थे? तब कहां थी वो पॉलिसीज? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो शायद हमें हौसला दे कम सुविधाओं में भी आगे बढ़ने का, शायद हमें हौसला दे कि अच्छा काम करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे या बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत नहीं है।
हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में एक जिस तरह से लोगों को स्वास्थ्य सेवा देने के लिए एक एम्बुलेंस क्रिएट की गई। जी हां, वो 4 पहिए की एम्बुलेंस नहीं बल्कि 2 पहिए पर चलने वाली एम्बुलेंस। हरी, किस तरह की एम्बुलेंस है ये और छत्तीसगढ़ में इस तरह की पहल कितनी अहमियत रखती है? ये नारायणपुर छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे उस टाइम ये सराहनीय कदम हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से देखा गया, क्योंकि वहाँ उस क्षेत्र में जहाँ पे ये महिला हैं, प्रेग्नेंट थी 8 महीने की, वहाँ पे 4 व्हीलर नहीं जा पाते। तो उस टाइम ये बाइक एक ऐसी इजाद करी गई है 2015 में, जो कि एक्सपर्ट अजय जी ने बताया कि ऐसी जगह को मद्देनजर ये बाइक डिजाइन करी गई है जिससे कि लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके। और फिर अच्छी टाइम से जब चिकित्सा उन्हें मिली तो एक लड़की को उन्होंने जन्म दिया और अब सब ठीक है, नॉर्मल। जिस तरह से आप इस बाइक को देख रहे हैं, वो बाइक एम्बुलेंस में तब्दील कर दी गई है और एक फायदा इसका यह भी नजर आ रहा है कि गांव में जिस तरह से छोटी छोटी पगडंडियां होती हैं, उस पर बड़ी आसानी से ये चलाई जा सकती है और जहां सरकारें अपने कामों से आग मूंद लेती हैं, वहां लोगों को आगे आना पड़ता है। और इस तरह की पहल एक सम्मानजनक पहल और एक सराहनीय कदम है। चलिए बात करेंगे न्यूज रूम लाइव में अब क्रिकेट से जुड़ी हुई। क्रिकेट पर पाकिस्तान और इंग्लैंड के टेस्ट मैच जिस तरह से आगे बढ़ा, भारत का जो टेस्ट मैच था भारत तो जीत गया, लेकिन पाकिस्तान का टेस्ट मैच, क्या अपडेट्स हैं कार्तिक? इंग्लैंड ने 330 रनों से ये जीत हासिल की है और इसके साथ यह इसकी सबसे बड़ी 5वीं जीत है। जिस तरह से हमें लग रहा था कि पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान जीता, उसके बाद दूसरे टेस्ट मैच में बॉलर तो उनके रंग में नजर आ रहे थे, लेकिन क्या हुआ जो पाकिस्तान के हाथों से ये टेस्ट मैच निकल गया? इंग्लैंड की बॉलिंग को कहा जाए, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। एडरसन ने वापसी बड़ी अच्छी की है, 3 विकेट लिया है और इसके साथ वोक्स ने काफी अच्छी बॉलिंग की है। यानी पाकिस्तान अपने मोमेंटम को रोक नहीं पाया, उसे बना नहीं पाया। जिस तरह से पहले टेस्ट मैच को जीतने के बाद सबने चौतरफा तारीफ की थी पाकिस्तान की, उस मोमेंटम को वो बना नहीं पाया। हाँ, इसमें क्योंकि इंग्लैंड के गेंदबाजों ने उनको मौका ही नहीं दिया बनाने का। और लेकिन इसके साथ इंग्लैंड के लिए एक बुरी खबर हुई है कि उनके स्टोक्स की जांघ में चोट लग गई है, जिसके खातिर वो अब इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। यानी कि अगले टेस्ट मैच में देखना होगा कि उनकी जगह कौन लेता है और पाकिस्तान के लिए ये फायदेमंद होगा या नहीं। हाँ, ये कुछ तो बेनिफिट मिलेगा स्टोक की वजह से पाकिस्तान को कि उनकी चोट लग गई है। अब देखना होगा कि आगे उनकी जगह किसको खिलाते हैं। चलिए, कुल मिलाकर क्रिकेट एक प्रदर्शन का खेल है। आज का दिन किसी के लिए अच्छा तो कल का दिन किसी के लिए अच्छा। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया नाउ।